नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। खबरों के नहले पे विश्लेषण का दहला लेकर मैं फिर हाजिर हूं। वीएचपी की धर्म संसद अब तक राम मंदिर मुद्दे पर साधु संतों की राय करती थी, लेकिन प्रयाग में धर्म संसद के फैसले पर भी बवाल शुरू हो गया है। क्या राम मंदिर मुद्दे पर धर्म संसद में भी बहुमत नहीं है? धर्म संसद के खिलाफ संतों के मन की बात क्या है? चुनाव से पहले मोदी ने ममता बनर्जी पर किस बात के लिए डबल अटैक किया? सीबीआई को नए डायरेक्टर मिले फिर भी विवाद क्यों जारी है? प्रियंका गांधी के हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा को जमानत मिलने पर भी सियासत क्यों गरमाई है? बजट में सरकार की मेहरबानी के बावजूद किसानों ने दिल्ली एनसीआर में कोहराम क्यों मचा रखा है? ऐसी हर बड़ी खबर के नहले पे सटीक विश्लेषण का दहला आपको दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं नहले पे दहला इस वक्त की टॉप 25 खबरों के साथ। ममता के गढ़ से पीएम मोदी की हुंकार, कहा लेफ्ट की तरह ममता ने भी घोटा लोकतंत्र का गला, अब बंगाल में परिवर्तन ही एकमात्र रास्ता। देहरादून में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला, कहा हमने किसानों को बसाने का काम किया, उनका काम सिर्फ उजाड़ना था। पटना में आरएलएसपी के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस वालों ने बरसाए डंडे, पार्टी के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा को भी आई चोटें, अस्पताल में भर्ती कराए गए। कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी ने बड़ा बयान दिया है। कुमारस्वामी के मुताबिक कर्नाटक सरकार की मदद से रवि पुजारी को पकड़ा गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा को 16 फरवरी तक गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। उन्हें 16 फरवरी तक अंतरिम जमानत मिल गई है। सेलेक्ट कमेटी में पीएम और सीजीआई की सहमति से ऋषि कुमार शुक्ला को सीबीआई का नया चीफ बना दिया गया है। सेलेक्ट कमेटी में मौजूद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऋषि शुक्ला को नियुक्त करने पर सवाल उठाए और पीएम को चिट्ठी लिखकर अपनी असहमति जताई। अगस्ता घोटाले के आरोपी वकील गौतम खेतान की ईडी रिमांड 6 दिन बढ़ा दी गई है। खेतान पर अगस्ता घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अमरावती में आज ऑटो चलाते नजर आए। नायडू ने तय किया है कि पूरे बजट सेशन तक वो हर रोज अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। पीएम मोदी कल एक दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी कल जम्मू कश्मीर को 44,000 करोड़ का तोहफा देंगे। हैदराबाद में कांग्रेस मुख्यालय के अंदर कांग्रेस नेता आपस में ही भिड़ गए। दिल्ली और एनसीआर में आज देर शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए। किसी अनहोनी से बचने के लिए गाजियाबाद में लोग सड़कों पर निकल आए। बुलंदशहर हिंसा में शहीद हुए सुबोध कुमार की हत्या के आरोपी सत्येंद्र कुमार ने सरेंडर किया है। कोर्ट ने आरोपी सत्येंद्र को जेल भेज दिया है। डीएम के लिखित आश्वासन के बाद नोएडा के किसानों ने खत्म किया आंदोलन। डीएम ने एक हफ्ते में सीएम योगी से बात कराने का वादा किया है। बिहार के सीवान में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के करीबी की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। पुलिस ने कई टीमें बनाकर जांच शुरू कर दी है। बिहार के मुजफ्फरपुर बस अड्डे पर बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश ढेर हो गया। बीएचयू में छेड़खानी के आरोपी प्रोफेसर को छात्रों ने पीट दिया और उन्हें जूतों की माला पहनाकर सड़क पर घुमाया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की तबीयत खराब होने पर उन्हें लाहौर की कोटपुतली जेल से अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। गुजरात से सूरत में एक मामूली सी बात पर 2 गुट भिड़ गए और जमकर मारपीट की। राजस्थान के सीकर में शराब की दुकान तोड़ने पर पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग शुरू हो गई, जिसके बाद बदमाश वहां से जान बचाकर भाग गए। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़क पर बर्फ जमने से आवाजाही प्रभावित हुई है। इंडिया न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का आखिरी वनडे कल वेलिंगटन के मैदान पर सुबह 7:30 बजे शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पेट कमिंस की बाउंसर से लंका के ओपनर करुणा रत्ने घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राम
मंदिर मुद्दे पर वीएचपी की धर्म संसद ने तो बीजेपी को राहत दे दी, लेकिन साधु संतों का एक धड़ा बीजेपी को बख्शने के मूड में नहीं है। धर्म संसद में राम मंदिर के लिए कोई तारीख तय न करने पर संतों ने वीएचपी और संघ के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। जिन साधु संतों को धर्म संसद का प्रस्ताव मंजूर नहीं है, आज उन्होंने मन की बात की और राम मंदिर के लिए मुहिम छेड़ने का ऐलान भी कर दिया। प्रयाग कुंभ में राम मंदिर पर वीएचपी की धर्म संसद के अगले ही दिन राम मंदिर पर नया राग शुरू हो गया। धर्म संसद से नाराज साधु संतों ने प्रयागराज में शनिवार को अपने मन की बात की और धर्म संसद के प्रस्ताव पर मन की भड़ास भी निकाली। 3 प्रस्ताव पारित किए हैं, उसमें मंदिर नहीं बना पाने के लिए मोदी जी अयोध्या से जनता से सार्वजनिक माफी मांगे। दूसरा है 24 दिनों में अध्यादेश लाकर राम मंदिर निर्माण की तिथि घोषित करें। तीसरा है हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर जातिगत टिप्पणी को राष्ट्रद्रोह का अपराध घोषित करें। ये 3 जो हमारे प्रस्ताव हैं ये पारित हुए हैं। साधु संतों के मन की ये बात राम मंदिर मुद्दे पर बीजेपी, वीएचपी और संघ परिवार की चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि ये साधु वीएचपी की धर्म संसद के प्रस्ताव से नाखुश हैं। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर के लिए शुक्रवार को वीएचपी की एक और धर्म संसद खत्म हुई। इसका नतीजा देखकर भी राम भक्तों को मायूसी ही हाथ लगी, क्योंकि प्रयागराज की धर्म संसद में भी राम मंदिर के नाम पर वही कहानी दोहराई गई जो बीजेपी और वीएचपी को ताना मारने के काम आती है। वीएचपी की धर्म संसद का लबोलबाब यही रहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। राजनीतिक प्रतिकूलताओं को झेलते झेलते फिर पहला एनडीए आ गया, लगा कि बनेंगे बने, नहीं बना है तो हम रुकेंगे नहीं, हमको कानून चाहिए और हम उसके लिए मांग करेंगे। हमने सवाल की, मांगे की। अब ये मांग हमारी है और ये मांग हमारी रहेगी। ये मांग रहते हुए इसको कैसे पूरा करना, कर सकते नहीं कर सकते, सरकार को सोचना। धर्म संसद में राम मंदिर आंदोलन को फिलहाल ठंडे बस्ते में डालने का प्रस्ताव बाद में पास हुआ, लेकिन साधु संतों को धर्म संसद की भाषणबाजी से ही अंदाजा हो गया था कि राम मंदिर मुद्दा फिर लटकने जा रहा है। इसी बात पर राम मंदिर समर्थक साधु संतों का गुस्सा भड़क उठा। हिंदू इतने धर्माचार बैठे हैं, वो हिंदुओं का राष्ट्र है, हमारे राम जी का मंदिर नहीं बन पा रहा है, क्यों नहीं बन पा रहा है? और यदि राम मंदिर नहीं बन पा रहा है तो सरकार इनकार करे। जैसे तैसे धर्म संसद में बवाल शांत कराया और फिर प्रस्ताव पास हो गया कि लोकसभा चुनाव तक साधु संत राम मंदिर के लिए कोई आंदोलन नहीं करेंगे। सिर्फ हिंदू नववर्ष पर राम नाम का 13 करोड़ जाप किया जाएगा। साधु संतों को मोदी सरकार पर भरोसा है, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन में बीजेपी सक्रिय रही है। कुल मिलाकर वीएचपी की यह धर्म संसद राम मंदिर से ज्यादा लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाकर खत्म हुई। वीएचपी और संतों ने सफाई भी दी कि राम मंदिर मुद्दे को राम राम और बीजेपी के पक्ष में जय श्री राम कहना क्यों जरूरी था। तारीख तय हो गई है, अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन मंदिर का निर्माण 2019 के चुनाव के बाद प्रारंभ होगा। चुनाव के पहले यदि आपसी समझौता हो जाता है तो मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। जनता को धैर्य सिखाना है, धैर्य ही धर्म है, धैर्य ही धर्म है। हनुमान जी के उपासकों को धैर्य नहीं खोना। हनुमान जी ने राम उसमें वाटिका में धैर्य नहीं खोया। रावण को वो मार सकते थे, मारा नहीं, कहा ये काम तो राम से करना है, इसलिए धैर्य रखेंगे। हमें पता है कब मारना, क्या मारना, कैसे काम करना। ये संतों की सभा विवेक की। देखिए, जनता के नहीं है, ये कुछ लोग जो मंदिर विरोधी रहे हैं वही ये फैला रहे हैं कि इनको मंदिर की तारीख देना चाहिए, वो करना चाहिए। सब लोग जानते हैं और जनता समझती है कि उसके जिस जमीन पर मंदिर बनाना है, जहां रामलला आज विराजमान है, उस जमीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट में झगड़ा चल रहा है और बरसों से 1949 से लगाकर हम लोग जो लोग इस आंदोलन से जुड़े हैं वो इसके लिए पूरे कोर्ट कचहरी करके और उसके लिए प्रयत्नशील हैं। सांस्कृतिक आध्यात्मिक आंदोलन को चुनावी दलदल में फंसाता है, इसलिए उन्होंने कहा है कि 4 महीने
जागरण के कार्यक्रम करेंगे, आंदोलन के नहीं करेंगे। वीएचपी चाहे जो भी मजबूरी बताए, लेकिन धर्म संसद के खिलाफ साधुओं के एक गुट ने मन की बात करके संघ परिवार को धर्म संकट में डाल दिया है। सबसे बड़ी दिक्कत वीएचपी के सामने ये है कि राम मंदिर पर उसने साधु संतों को 3 दशक की मेहनत से एकजुट किया था, कहीं उस पर पानी तो नहीं फिर जाएगा। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के नेतृत्व में समस्त सनातन धर्मी संत भक्त जो है चलेंगे और 21 फरवरी को रामलला पे शिला पूजन का कार्यक्रम होगा। मंदिर की जो राजनीति चलती है वो साधु संतों कांग्रेस के समर्थन में कुछ अपना एक गुट बनाए हुए हैं, कांग्रेस अलग गुट बनाए हुए हैं, बीजेपी का महंत अलग है। अपनी अपनी उल्लू सीधा करने के लिए कुछ कांग्रेस को समर्थक है, कुछ बीजेपी के है, सही नीति पर नहीं है। चुनावी साल में प्रयाग कुंभ से राम मंदिर मुद्दे पर संतों के 3 धड़े खुलकर सामने आ चुके हैं। तीनों धड़ों के सुर अलग अलग हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने परम धर्म संसद बुलाई। शंकराचार्य ने राम मंदिर के लिए 21 जनवरी को अयोध्या कूच का ऐलान किया। राम मंदिर मुद्दे पर वीएचपी ने 2 दिन की धर्म संसद बुलाई। वीएचपी की धर्म संसद में राम मंदिर आंदोलन ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर हैं। वीएचपी की धर्म संसद के खिलाफ साधुओं ने मन की बात की। मन की बात में साधुओं ने 24 दिन के अंदर राम मंदिर निर्माण की तारीख बताने का अल्टीमेटम दिया। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को बीजेपी और वीएचपी का विरोधी माना जाता है, इसलिए उनके अयोध्या कूच करने पर राम जन्मभूमि न्यास को हैरानी नहीं हुई। वीएचपी की परेशानी तो धर्म संसद में राम मंदिर के लिए हुई नारेबाजी और फिर साधुओं के मन की बात ने बढ़ा दी है। वीएचपी ने साधु संतों को ये कहकर तसल्ली दी थी कि मोदी सरकार ने गैर विवादित जमीन लौटाने की याचिका दाखिल करके राम मंदिर के लिए अपना संकल्प दिखा दिया है। लेकिन बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ही सरकार के इस दांव पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, अब वो रोष तो है ही हमारे देश में और संतों में है, और मैं समझता हूं कि डेट देना, और क्यों, मैं तो कहता हूं आज ही दे दो। क्या आज रात को दे देंगे जमीन? कौन रोकने वाला है? हम चले गए सुप्रीम कोर्ट में शिष्टाचार में कि उनसे अनुमति मांगने के लिए, ये आवश्यक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। धर्म संसद में यही कहकर लोकसभा चुनाव तक राम मंदिर मुद्दे पर आंदोलन टाला गया कि तब तक सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला आने की उम्मीद है। ऐसे में ये सवाल राम मंदिर आंदोलन के झंडा बरदारों के गले पड़ गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही इंतजार करना था तो राम मंदिर पर धर्म संसद बुलाने का मतलब क्या था? 125 करोड़ लोगों की राम जन्म स्थान को उसका न्याय और सम्मान मंदिर निर्माण के साथ शीघ्र अतिशीघ्र मिले। राम किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं, राष्ट्र के हैं। इसलिए सब संतों को एकजुट होकर के राम के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए और राष्ट्र में किसी भी तरह का गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। संत एक नहीं हुए, नेक नहीं हुए तो राष्ट्र की एकता, अखंडता कैसे हम आगे अक्षुण्ण रख पाएंगे? वीएचपी की धर्म संसद की कभी हिंदुत्व की राजनीति में धाक थी। 1992 तक राम मंदिर मुद्दे पर हर बड़ा फैसला धर्म संसद में ही लिया गया, लेकिन बीते 27 साल में धर्म संसद में धर्म की चर्चा कम हुई, संसदीय चुनाव की रणनीति ज्यादा बनती रही। वीएचपी की धर्म संसद के एजेंडे में राम मंदिर के प्रस्ताव पास करते समय राम पर ज्यादा तरजीह राजनीति को दी गई। लोकसभा चुनाव के नाम पर धर्म संसद ने राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन टाल दिया, क्योंकि धर्म संसद नहीं चाहती थी कि विपक्षी दलों को बीजेपी को परेशान करने वाला कोई मुद्दा मिल जाए। वीएचपी की धर्म संसद में चुनाव का वास्ता देकर राम मंदिर आंदोलन स्थगित करना हैरान करने वाला है। ये धर्म संसद के बदलते तेवर की सबसे नई मिसाल है। हालांकि राम मंदिर पर गोलमोल बातों का सिलसिला तो 1992 के बाद से ही शुरू हो गया था।
वीएचपी की पहली धर्म संसद 7-8 अप्रैल 1984 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई। इसमें राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ और श्री कृष्ण जन्म स्थान हिंदुओं को सौंपने का प्रस्ताव पास किया गया। पहली बार राम जन्मभूमि के लिए श्री राम जानकी रथ यात्रा से जन जागरण अभियान चलाने का ऐलान भी धर्म संसद में ही हुआ था। वीएचपी की दूसरी धर्म संसद 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 1985 को कर्नाटक के उडुपी में हुई। इसमें शिवरात्रि तक राम जन्मभूमि का ताला खोलने का अल्टीमेटम दिया गया था। वीएचपी की तीसरी धर्म संसद 29 से 31 जनवरी 1989 को प्रयाग महाकुंभ में हुई। इसमें हर गांव मोहल्ले में सभी हिंदू परिवारों से राम मंदिर के लिए 1 ईंट और ₹1.25 चंदा लेने का अभियान चलाने का प्रस्ताव पास हुआ। अयोध्या में राम मंदिर के प्रस्तावित मॉडल की तस्वीर भी इसी धर्म संसद में जारी की गई। वीएचपी की चौथी धर्म संसद 2 से 3 अप्रैल 1991 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुई। इसमें 1990 में कार सेवकों पर गोलीबारी की निंदा की गई और दिल्ली में 25 लाख राम भक्तों की रैली का ऐलान भी हुआ। वीएचपी की 5वीं धर्म संसद 30 और 31 अक्टूबर 1992 को नई दिल्ली के रानी झांसी स्टेडियम में हुई। इसी धर्म संसद में 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवा करने का प्रस्ताव पास किया गया और कार सेवा के नाम पर ही विवादित ढांचा ध्वस्त किया गया। इसके बाद से आज तक कोई धर्म संसद ऐसी नहीं हुई जिसमें राम मंदिर को लेकर किसी तारीख या बड़े आंदोलन का ऐलान हुआ हो। धर्म संसद में सिर्फ यही संकल्प लिया जाता रहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। राम मंदिर कैसे बनेगा, कब बनेगा, इस पर भी धर्म संसद में खामोशी छाई रही। फरवरी 2013 में प्रयाग कुंभ के दौरान धर्म संसद हुई। पहली बार इसी धर्म संसद के मंच से साधु संतों ने नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने की मांग की थी। हालांकि धर्म संसद में पीएम पद पर मोदी की दावेदारी की चर्चा से कुछ संत सहमत नहीं थे। धर्म संसद में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी थे। उन्होंने कहा था कि मोदी मेरे मित्र हैं, उम्मीद करता हूं कि साधु संत उन्हें आशीर्वाद देंगे। अब 5 साल बाद संघ प्रमुख की मौजूदगी में धर्म संसद हुई और इसमें चुनाव की चर्चा राम मंदिर मुद्दे के प्रस्ताव में शामिल हो गई। राम मंदिर पीछे छूटा तो तारीख बताने का सवाल फिर से बीजेपी के गले पड़ गया, जो दावा कर रही है कि अयोध्या में राम मंदिर हम ही बनाएंगे। पीएम मोदी की रैलियों में जुटने वाली भीड़ को बीजेपी प्रमुखता से प्रचारित करती है, लेकिन आज पीएम मोदी की रैली में ज्यादा भीड़ ही परेशानी का सबब बन गई। पश्चिम बंगाल में आज पीएम मोदी ने बड़ी रैली की और ममता बनर्जी पर जबरदस्त हमला बोला, लेकिन भगदड़ की आशंका की वजह से पीएम मोदी ने अपना भाषण बीच में ही खत्म कर दिया। ये दृश्य देखने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि दीदी हिंसा पर क्यों उतर आई है। रैली में इतनी भीड़ देखकर पीएम मोदी जितने खुश थे, भीड़ उनसे ज्यादा जोश में थी। पश्चिम बंगाल के ठाकुरपुर की रैली में बीजेपी ने जबरदस्त भीड़ जुटाई। ग्राउंड में क्षमता से ज्यादा भीड़ जुटी तो अफरा तफरी मच गई। कई लोगों की तबीयत बिगड़ी तो कई लोग बेहोश हो गए। भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। इन हालातों में कई लोग घायल हो गए। मंच से बोल रहे पीएम मोदी ने भी ये सब देखकर अपना भाषण छोटा कर दिया। पीएम मोदी ने सिर्फ 14 मिनट ही भाषण दिया। ममता के गढ़ में गरजते हुए पीएम मोदी ने बड़ा हमला बोला। पीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमलों के लिए टीएमसी को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने विकास के मुद्दे पर भी ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया। ये दृश्य देखने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि दीदी हिंसा पर क्यों उतर आई है। ये आपका प्यार है, जिसके डर के कारण लोकतंत्र का बचाव के नाटक करने वाले लोग निर्दोष लोगों की हत्या करने पर तुले हुए हैं। दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी अनेक दशकों तक गांव की स्थिति पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना देना चाहिए थे। यहां पश्चिम बंगाल में तो स्थिति और भी खराब है। जो बीत गया वो बीत गया। नया भारत
अब इस स्थिति में नहीं रह सकता। और इसी चीज के साथ, इसी सोच के साथ बीते 4.5 वर्षों से इस स्थिति को बदलने का एक ईमानदार प्रयास केंद्र की सरकार कर रही है। पीएम मोदी के भाषण के दौरान लगातार एक तस्वीर फ्रेम में दिखती रही। ये तस्वीर मतुआ महासंघ के संस्थापक हरीश चंद्र ठाकुर की है। पीएम मतुआ समाज द्वारा आयोजित रैली में ही बोल रहे थे। बाप को समझ आने लगा होगा कि मोदी बैंकों में खाते खुलवाने पर इतना जोर क्यों दे रहा था। यहां पश्चिम बंगाल में ही 3 करोड़ से अधिक जनधन खाते खुलवाए गए। साथियों, ये जो राशि किसानों को मिलने वाली है, ये साल में 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपया में आपके खाते में जमा होने वाली है। 2,000 रुपये की पहली किस्त बहुत ही जल्द मिलना आपके खाते में जमा होना शुरू हो जाएगी। छोटे किसान को अब अपनी छोटी छोटी जरूरतों जैसे बीज, खाद, दवा जैसी चीजों के लिए इससे बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है, जिससे किसान अपनी आय को और बढ़ाने में सक्षम हो पाएगा। साथियों, हमारे देश में कई बार किसानों के साथ कर्ज माफी की राजनीति करके किसानों की आंख में धूल झोंकने के निर्लज प्रयास हुए हैं। किसानों के भोलेपन का स्वार्थी दलों ने कई बार लाभ उठाया है। 10-12 वर्षों में चुनाव को देखते ही एक बार कर्ज माफी करके ये स्वार्थी दल किसानों का कुछ भला नहीं कर रहे थे। चंद किसानों को इसका लाभ मिलता था और खासकर छोटे किसान आजादी से अब तक इंतजार करते रह जाते थे। जिन किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिलता भी था। पश्चिम बंगाल के 24 उत्तर परगना में मतुआ समुदाय के लोग अच्छी खासी तादाद में हैं। ये लोग 1950 के दशक में पूर्वी पाकिस्तान से आए थे। पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय की आबादी करीब 30 लाख है। पीएम की इस रैली का सीधा असर उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले की 5 लोकसभा सीटों पर होगा। पीएम मोदी ने बंटवारे के बाद भारत आए गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों का जिक्र करते हुए कहा कि हमने नागरिकता संशोधन कानून लाकर बंटवारे के बाद भारत आए हिंदुओं, पारसियों, जैन और सिखों को नागरिकता देने की कोशिश की, लेकिन टीएमसी जैसी पार्टियों ने उसे राज्यसभा में लटका दिया। हिंदुस्तान आजाद होने के बाद उस समय देश के टुकड़े कर करके देश को आजाद किया गया और देश के टुकड़े किए तब जो लोग जहां थे उनको लगा कि चलो भाई जिंदगी वहां भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन सांप्रदायिक दुर्भावना से वहां पर लोगों पर जुल्म हुए, अत्याचार हुए और परिणाम स्वरूप लोगों को वहां अपने अपने उन देशों को छोड़ करके आना पड़ा। ऐसे लोगों का कोई गुनाह है क्या? और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम नागरिकता का कानून लाए हैं। मैं यहां के टीएमसी पार्टी को कहता हूं कि आप नागरिकता के कानून का समर्थन कीजिए, पार्लियामेंट में पारित होने दीजिए। ये मेरे भाइयों बहनों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। देश के टुकड़े हुए इनकी जिंदगी आपने तबाह की है। पश्चिम बंगाल में ममता का किला ढहाने के लिए बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगा दी है। पिछले महीने ममता ने कोलकाता की रैली में विपक्ष के 22 नेताओं को एक मंच पर जुटाकर पीएम मोदी को घेरा था, तो आज पीएम मोदी ने ममता को अकेले ही चित करने की कोशिश की। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के ठाकुरपुर में जिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का जिक्र किया था, उसी बिल के खिलाफ इम्फाल में बड़ा सम्मेलन किया गया। पूर्वोत्तर राज्यों में इस बिल का विरोध एनडीए में शामिल पार्टियां भी कर रही हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2016 के विरोध में नागरिक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में भाग लेने आए लोगों ने नागरिकता संशोधन बिल का विरोध किया है।
यहाँ लोगों ने इस बात पर विचार किया कि कैसे बिल को राज्यसभा में पास होने से रोका जाए। असम समेत पूर्वोत्तर के कई राज्य नागरिकता संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में लंबित है। सरकार मौजूदा बजट सत्र में इस बिल को पास कराना चाहती है, लेकिन कई संगठन बिल का विरोध कर रहे हैं। अब जरा ये समझ लीजिए कि ये नागरिकता संशोधन बिल है क्या। ये विधेयक उन हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान करता है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के भारत आए हैं या जिनके वैध दस्तावेजों की समय सीमा हाल के सालों में खत्म हो गई है। इस बिल के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को 12 साल के बजाय 6 साल भारत में गुजारने पर नागरिकता मिल जाएगी। राजनीतिक दल जहां इसे धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाला बिल बताकर विरोध कर रहे हैं, तो वहीं पूर्वोत्तर के लोग इसे मूल निवासियों पर बुरा असर डालने वाला बिल बता रहे हैं। 2014 में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के कथित भ्रष्टाचार को बीजेपी ने बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था। अब 2019 से पहले एक बार फिर से रॉबर्ट वाड्रा का नाम गूंजने लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए रॉबर्ट वाड्रा ने अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दी थी। कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तारी से तो राहत दे दी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय वाड्रा से पूछताछ करेगा। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को 16 फरवरी तक गिरफ्तारी से राहत दे दी है। वाड्रा ने अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी लगाई थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी इस अपील पर कोर्ट ने 1 लाख के निजी मुचलके पर उन्हें राहत दे दी। वाड्रा के वकील और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद KTS तुलसी ने सुप्रीम कोर्ट को ये आश्वासन दिलाया कि उनके मुवक्किल वाड्रा जांच में सहयोग करेंगे। आज एंटीसिपेटरी बेल जज साहब ने अलाउ की है और ये सारा झूठा केस है, मगर सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं। फिर भी मैं लंदन से आके वॉलंटियर किया है कि मैं आके अपीयर होऊंगा, जो भी सवाल हैं उनका जवाब दूंगा। वाड्रा को गिरफ्तारी से भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई है। वाड्रा को 6 फरवरी को शाम 4 बजे ईडी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होना होगा। पूरा मामला क्या है वो भी समझ लीजिए। ये पूरा केस लंदन के 12 ब्रायस्टन स्क्वायर पर स्थित एक संपत्ति की खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़ा है। लंदन की इस प्रॉपर्टी को 19 लाख पाउंड में संजय भंडारी ने खरीदा था और 2010 में इसे इतनी ही राशि में रॉबर्ट वाड्रा को बेच दिया गया, जबकि प्रॉपर्टी के रेनोवेशन पर करीब 65,900 पाउंड खर्च किए गए थे। बावजूद इसके उतने ही दामों में प्रॉपर्टी रॉबर्ट वाड्रा को बेची गई। मनोज भंडारी से भी ईडी पूछताछ कर रही है। भंडारी को फिलहाल 6 फरवरी तक अंतरिम जमानत मिली हुई है। रॉबर्ट वाड्रा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारते हुए कहा है कि उन्हें राजनीतिक रंजिश के तहत शिकार बनाया जा रहा है। 2014 के चुनाव में रॉबर्ट वाड्रा के बढ़ते कारोबार को बीजेपी ने बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था। ऐसे में चुनावी मौसम में वाड्रा पर हो रही ये कार्रवाई कई सवाल खड़े करती है। हाल ही में वाड्रा की पत्नी प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव बनाया गया है। कांग्रेस जहां सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचारियों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। लगभग 2 बजे के आसपास रॉबर्ट वाड्रा के एंटीसिपेटरी बेल पर कोर्ट में सुनवाई थी। ये हम सब देख रहे थे। देखिए, चौकीदार जब सख्त होता है तो चोरों में खलबली मचती है, और ये खलबली की परिस्थिति सर्वाधिक अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो ये गांधी परिवार के अंदर देखने को मिल रहा है। और आज से मुझे लगता है कि गांधी परिवार को गांधी परिवार नहीं कह के द बेल फैमिली, बेल परिवार कहना चाहिए। सोनिया जी बेल पे, राहुल जी बेल पे, और आज रॉबर्ट वाड्रा भी बेल पे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा था कि ये पूरा परिवार और कांग्रेस पार्टी बेलगाड़ी, BAIL, बेलगाड़ी में सवार है। चुनावी समर में उठे इस बवाल का चुनावी मुद्दा बनना तो तय है।
बिहार के सीवान और मुजफ्फरपुर से आई तस्वीरों ने एक बार फिर नीतीश सरकार में कानून व्यवस्था के दावों की पोल खोल दी है। बिहार में बढ़ते अपराध पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को चिट्ठी लिख बदहाल कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। बिहार के सीवान में आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि मोहम्मद यूसुफ को प्रतापपुर गांव में गोली मारी गई, जिससे उनकी मौत हो गई। गोली मारी गई है देवी मोड़ के पास। तो टाउन थानाध्यक्ष गए थे और उनको हॉस्पिटल लाया गया। जो जिनको गोली लगी थी वो गोली लगी है छाती में बाईं तरफ और उनकी मृत्यु हो चुकी है। कहा जा रहा है कि यूसुफ शहाबुद्दीन के बेटे का करीबी था। इस बीच घटना के बाद शहाबुद्दीन के समर्थक सड़क को जाम कर प्रदर्शन करने लगे। शहाबुद्दीन फिलहाल हत्या के एक मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। बिहार की बदहाल कानून व्यवस्था की एक और तस्वीर मुजफ्फरपुर से भी सामने आई, जहां एक बस स्टैंड पर आपसी रंजिश को लेकर हुई गोलीबारी में कुंदन सिंह नाम के व्यक्ति की मौत हो गई। बदमाशों ने वहां खुलेआम गोलीबारी की। इसके बाद भाग रहे अपराधियों की पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुई, जिसमें एक अपराधी की मौत का दावा किया गया। बिहार से आई इन तस्वीरों के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश कुमार को एक पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने दावा किया कि बिहार में अपराध की रोकथाम की जगह अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। सीएम की भूमिका जनता की रक्षा करने की है, मगर दुर्भाग्य से वो इस काम को भूलते जा रहे हैं। हालांकि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपराधियों तक जल्द पहुंचने का दावा किया। वो आदमी किसका भतीजा था, किसका भाई था, ये महत्वपूर्ण नहीं है। एक आदमी की हत्या हुई, हमारे लिए हर आदमी के जान की कीमत है, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, गरीब हो, किसी जाति का हो, किसी दल का हो, किसी मजहब का हो, एक एक जान की कीमत है और हर आदमी के हिफाजत की जिम्मेदारी है पुलिस पर। तो कोई भी आदमी हो, हत्या हुई तो हत्यारे हैं। आप देख रहे हैं इसी बिहार में कि बड़े बड़े लोग जिनके नाम पर दहशत हुआ करती थी, आज उनका क्या हश्र है। तो ये तो छोटे छोटे जो लोग हैं, हम निपट लेंगे, मौका दीजिए। प्रयागराज में कुंभ के लिए योगी सरकार ने दिव्य इंतजाम किए हैं। साधु संतों को कोई तकलीफ न हो, इसके लिए सरकार सजग है। चुनावी साल में साधु संतों की नाराजगी सरकार मोल नहीं लेना चाहती, लेकिन योगी सरकार के किए धरे पर उन्हीं के मंत्री ओम प्रकाश राजभर पानी फेरने में जुटे हैं। राजभर ने अब कुंभ में साधुओं के चिलम चढ़ाने को ही मुद्दा बना दिया है। इलाहाबाद के अर्धकुंभ में साधु संत सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होते हैं। अक्सर साधु संत चिलम पीकर मग्न हुए नजर आते हैं, लेकिन साधुओं के गांजा पीने पर योगी के मंत्री ने सवाल उठाया है। यूपी सरकार में मंत्री और भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पूछा है कि जब सूबे में गांजा बेचने पर पाबंदी है, तो ये साधु कहां से गांजा खरीद लाते हैं। ये गांजा, ये गरीब अगर एक किलो में एक पुड़िया गांजा खरीद ले तो दरोगा जी सिपाही जी पकड़ के चलान पे दी है। बोला कहिए भी न करिए। मुख्यमंत्री के सामने साधु जी चीलम करिया कह देते हैं। बोला देखला कि नहीं देखला। पूरा हुआ संगम पर इलाहाबाद में जब ये बाबा को खींचत हुआ चीलम, तो आसमान में पूरा धुआं हो जाएगा। ये कहां से गांजा आवत हो, ये गांजा कहां से आता है। जब पाबंदी लगी है तो मुख्यमंत्री जी बताओ ये गांजा कहां से वापस आता है। राजभर ने योगी सरकार को चैलेंज दिया है कि जब आम आदमी को गांजा खरीदने पर पुलिस पकड़ लेती है, तो इन साधु संतों को भी पकड़ कर दिखाए। एक तरफ गरीबों के साथ अन्याय, गांजा नहीं बिकेगा। अगर खरीद लिया कहीं से चोरी से तो उसकी चालान, अगर उसकी चालान करते हो तो दम हो तो उन साथियों की भी चालान करो जो गांजा पीते हुए पकड़े जाते हैं। गांजा नशीला पदार्थ होता है जिसे बेचना और खरीदना अपराध माना जाता है, लेकिन साधु संत इसे शिव का प्रसाद बताकर सरेआम सेवन करते हुए दिख जाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। तेज तर्रार पाटीदार नेता आशाबेन पटेल ने कांग्रेस का हाथ झटक दिया है। आशाबेन पटेल ने विधायकी भी छोड़ दी है।
गुजरात में कांग्रेस की विधायक आशाबेन पटेल ने इस्तीफा दे दिया। उत्तर गुजरात की ऊंझा सीट से चुनाव लड़ने वाली आशा पटेल पहली बार विधायक बनी थी। पटेल समुदाय में अच्छी पकड़ के साथ उनकी पहचान सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी है। आशाबेन ने ऊंझा सीट से बीजेपी के नारायण भाई पटेल को 19,000 से भी ज्यादा वोटों से चुनाव हराया था। आशाबेन के इस्तीफा देने से गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 76 हो गई है। आशाबेन के इस्तीफे पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने दावा किया कि जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उस किसान और जनता जो वहाँ की है वो आशाबेन को कभी माफ नहीं करेगी और ये जनता के साथ विश्वासघात है। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जीतूभाई वघानी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस से जनता ही नहीं उनके विधायक भी दुखी हैं। उन्होंने आशाबेन को बीजेपी में आने का ऑफर भी दिया। आशाबेन का भी स्वागत करेगी और किसी को भी आना है, कोई सामाजिक आगेवान को आना है, प्रतिनिधि को आना है, तो भारतीय जनता पार्टी तो लोगों के काम करने के लिए आई। माता की प्रजा कल्याण के हित में नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में विकास की दिशा में भारतीय जनता पार्टी का विचार जो भी अपनाना चाहते हैं वो अपना। दिल्ली एनसीआर में किसानों ने आज फिर कोहराम मचा दिया। बजट में सरकार ने किसानों के लिए भारी भरकम योजनाओं का ऐलान किया था। उम्मीद थी कि किसान खुश होंगे, लेकिन बजट की खुशी पर जमीन के अटके मुआवजे का दर्द भारी पड़ा। किसानों ने दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे जाम कर दिया। जमीन अधिग्रहण की जांच के समर्थन में शुक्रवार के बाद शनिवार को भी दिल्ली कूच करने निकले किसानों का काफिला जाम का सबब बन गया। नोएडा दिल्ली डीएनडी फ्लाईवे के टोल प्लाजा के पास किसानों की भारी भीड़ जुटने से डीएनडी को कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली पड़ाव के लिए निकले किसानों का हुजूम रात भर वही डेरा डाले बैठा रहा। इस दौरान उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी वहीं की गई। उत्तर प्रदेश से निकले किसान अब दिल्ली के डीएनडी फ्लाईओवर तक आ पहुंचे हैं। मांगे हैं जो भूमि अधिग्रहण को लेकर सरकार ने नियम अपनाए हैं, उनका ये लोग विरोध कर रहे हैं और इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं अपने पूरे परिवार के साथ। इसमें बच्चे भी शामिल हैं तो घर की महिलाएं भी शामिल हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो उत्तर प्रदेश से यहाँ पर पहुंची। जेवर से वाया एक्सप्रेसवे नोएडा पहुंचे किसानों ने 2008 से 2012 तक गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा और मथुरा में हुए भूमि अधिग्रहण मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। हमारी मुख्य मांग ये है कि देश में एक कानून सब जगह चलता है, लेकिन किसानों के लिए एक कानून नहीं चल रहा है। हमारी जो जमीन का अधिग्रहण किया गया वो 1894 की धारा 17 लगाकर किया गया, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय ने कई जगह रद्द कर दिया है। हम सब गरीब किसान हैं, सब कोर्ट नहीं जा सकते। हम सरकार के पास आए, उत्तर प्रदेश सरकार से पिछले 2 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। आज पीएम के पास आए थे कल कि पीएम महोदय आप कहते हो हम कामदार हैं, नामदार नहीं हैं, हम किसानों के बड़े हितैषी हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं और अब तिजोरी बनवा लीजिए 6,000 रुपए साल रखने के लिए। वो तिजोरी भी बनवाने का काम उन्होंने कर दिया है। हम ये कहना चाहते हैं जब जमीन ही नहीं बची हमारी तो आप कैसे किसान के हमदर्द हैं। किसानों के इस प्रदर्शन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 2013 का तो 4 किलो मुआवजा चाहिए सर्किल रेट का और हमें 10% जमीन चाहिए। हमारी जमीन उन्होंने धारा 17 लगा के छीन ली। हम अपनी मुआवजा चाहिए और 10% जमीन चाहिए। हम अपना हक लेके जाएंगे यहाँ से। किसानों का कहना है कि जब उनसे उनकी जमीन ली गई थी तो सरकार ने बचे हुए गांव के विकास के वादे किए थे जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। वहीं उनको 64% का बढ़ा हुआ मुआवजा और 10% का विकसित प्लॉट भी नहीं दिया गया। इसके अलावा उन्होंने प्रत्येक किसान परिवार के सदस्य को रोजगार देने का वादा भी पूरा न होने का आरोप लगाया। साथ ही आयकर विभाग के नोटिस आने का दावा भी किया। अलीगढ़ के टप्पल के जीरकपुर में किसान नए भूमि अधिग्रहण बिल के अनुसार जमीन अधिग्रहण करने की मांग को लेकर 50 दिनों से धरना दे रहे थे। इसके बाद किसान दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकल पड़े।
यमुना एक्सप्रेस वे निर्माण के दौरान बीएसपी सरकार में जीरकपुर में ही किसान और पुलिस के बीच संघर्ष हुआ था, जिसमें 3 किसान और 1 पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। इसके बाद से जीरकपुर सियासी अड्डा बन गया है। मोदी सरकार ने अपने आखिरी बजट में किसानों और मध्यम वर्ग को लुभाने का इंतजाम किया, तो बीजेपी ने इसे सर्जिकल स्ट्राइक बता दिया। अब विरोधी पूछ रहे हैं कि क्या आप पाकिस्तान में रहते हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक करने चले आए। मोदी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में 5 लाख तक की इनकम टैक्स छूट और किसानों को हर साल 6,000 रुपए भुगतान करने जैसे ऐलान किए, तो एनडीए ने सदन में जमकर खुशी जाहिर की। मोदी के कुछ मंत्रियों ने तो अंतरिम बजट को सर्जिकल स्ट्राइक बता दिया। It was a surgical strike, you know. It felt like a surgical strike on the opposition. I mean, their reaction was shocked. ये हमने कहा सर्जिकल स्ट्राइक है दूसरा। पहला सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, सीमा पर हुआ था, वहाँ हमारे जवानों ने लड़ा था बुलेट से, और यहाँ हम लोग लड़ेंगे बैलेट से। लेकिन अब विरोधियों ने इसी बात पर सरकार को घेर लिया है। विपक्षी दल कह रहे हैं कि क्या आप पाकिस्तान में रहते हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक करने चले आए। इंसेंटिव के नाम पे, टैक्सेस के नाम पे आप हजारों करोड़, लाखों करोड़ की छूट पूंजीपतियों को देते हैं। 8,55,000 करोड़ का कर्जा चंद 10-12 उद्योगपतियों के ऊपर इस देश के अंदर है, तो चंद लोगों को आप इतनी बड़ी राहत पूरे देश में देते हैं, और जहां करोड़ों की संख्या में किसान है, उसके ऊंट के मुंह में जीरा, उसको 17 रुपए रोज, और कह रहे हैं आपकी सर्जिकल स्ट्राइक है। ये पाकिस्तान है क्या? अरे भैया ये हिंदुस्तान है, इतना तो कम से कम याद रखो। यहां भी सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हो। पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक किया था, अब हिंदुस्तान पे भी सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हो। तो ऐसी शब्दावली का तो प्रयोग मत करो। जो तुमने दुश्मन देश के लिए किया वो तुम हिंदुस्तान के लिए कर रहे हो। सर्जिकल स्ट्राइक शब्द का इन्होंने इतना इस्तेमाल किया है ना कि इसकी चमक धुंधली हो गई है। बात बात पे सर्जिकल स्ट्राइक। अरे सर्जिकल स्ट्राइक भुखमरी पे करके दिखाओ। चुप बैठे हो गए। हंगर इंडेक्स में हम कहा है। सर्जिकल स्ट्राइक इस बात पे करो कि महिलाएं महफूज रहें। सर्जिकल स्ट्राइक इस बात पे करो कि बीआरडी हॉस्पिटल गोरखपुर में बच्चे ऑक्सीजन की कमी से ना मरे। सर्जिकल स्ट्राइक इस बात में करो कि 4-4.5 दशक में अनएम्प्लॉयमेंट का अलार्मिंग डेटा आपके दौर में आया। इसी तरह की जुमलेबाजियां सुन सुन के लोग पक चुके हैं, कान पक चुके हैं लोगों के। ये बजट नहीं, वोट के लिए रिश्वत देने की कोशिश है। विरोधी हमलावर है, लेकिन मोदी सरकार लोगों को ये बताने में जुटी है कि उसने जनता की भलाई के लिए कितनी राहत देने वाला बजट पेश किया है। पश्चिम बंगाल की रैली में आज पीएम मोदी ने कहा कि अंतरिम बजट तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। सबका साथ, सबका विकास क्या होता है वो इस बजट में दिखता है। इसमें किसान हो, श्रमिक हो या फिर मध्यम वर्ग, हर किसी के लिए ऐतिहासिक प्रावधान किए गए हैं। और मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, अभी तो ये ट्रेलर है। क्योंकि ये तो अंतरिम बजट था। चुनाव के बाद जो आम बजट हम लेकर के आएंगे उसमें नए भारत के नए रास्ते की एक तस्वीर को हम साफ करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पिछले 3 महीनों से परमानेंट मुखिया को तरस रही सीबीआई को आज नया डायरेक्टर मिल गया। सरकार ने ऋषि कुमार शुक्ला को सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त कर दिया है। हालांकि सीबीआई डायरेक्टर चुनने वाली कमेटी के सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर भी सवाल उठाए हैं। जैसे ही ये ऐलान हुआ कि ऋषि कुमार सीबीआई के नए डायरेक्टर होंगे, वैसे ही लोग भोपाल स्थित उनके दफ्तर पहुंचकर बधाई देने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने ऋषि कुमार का चयन किया है। इस कमेटी में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे, लेकिन खड़गे ने शुक्ला की नियुक्ति का विरोध किया है। खड़गे ने पीएम को चिट्ठी लिखकर अपनी असहमति जाहिर की है।
ऋषि शुक्ला मध्य प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं। शुक्ला 1983 बैच के आईपीएस हैं। ऋषि शुक्ला मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। शुक्ला मूल रूप से एमपी के ग्वालियर के रहने वाले हैं। वो आलोक वर्मा की जगह लेंगे। 77 दिन की जबरन छुट्टी के बाद जब वर्मा को सीबीआई निदेशक के पद पर बहाल किया गया था तो 2 दिन बाद 10 फरवरी को सरकार ने वर्मा को हटा दिया था। आलोक वर्मा और सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। दोनों की तकरार में सीबीआई की खूब बद पिटी। पिछले 3 महीने से नागेश्वर राव बतौर अंतरिम निदेशक सीबीआई की कमान संभाल रहे थे, लेकिन अब सीबीआई को नया डायरेक्टर मिल गया है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद वोटिंग मशीनों को थोड़ी राहत मिली थी। अब लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम हैकिंग का भूत विपक्षी दलों के सर पर सवार है। विपक्षी दलों ने तय किया है कि सोमवार को चुनाव आयोग से वोटिंग मशीनों की शिकायत की जाएगी। वोटिंग के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने की इस लड़ाई की अगुवाई कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के मुद्दे पर चर्चा की, जिसके बाद सभी ने तय किया कि ईवीएम से जुड़ी चिंताओं के समाधान के लिए वो सोमवार को चुनाव आयोग जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे। We are going to go to the Election Commission with this document 5:30 on Monday, and we have some proposals, distinct proposals there. विपक्ष की इस मीटिंग के दौरान ईवीएम से जुड़े एक ज्ञापन पर 21 पार्टियों के नेताओं ने हस्ताक्षर भी किए, जिसे सोमवार शाम आयोग को सौंपा जाएगा। कहा जा रहा है कि विपक्षी दल कागज से बने मतपत्रों का चुनाव में फिर से इस्तेमाल शुरू करने की मांग करेंगे। ईवीएम जो है उसके लिए तो लगातार एक बात जो है वो बुलाई थी लोगों ने मीटिंग, उसके लिए सोमवार को इलेक्शन कमीशन से मिलकर क्या शिकायत दर्ज करने वाले? अब वो पूरा पेपर जो बन रहा है वो आपको सोमवार को मिल जाएगा। The resolution and to the election commission on behalf of all the parties on Monday and represent our concerns about the EVMs. इससे पहले लंदन में हुए ईवीएम हैकिंग से जुड़े एक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल शामिल हुए थे, जिसमें एक साइबर हैकर ने 2014 के आम चुनाव में धांधली होने का दावा किया था, जिसके बाद खूब राजनीति भी हुई। हालांकि बीजेपी ने ईवीएम हैक होने और कांग्रेस के दावों को सिरे से नकार दिया था। बीजेपी ने चुनाव से पहले कांग्रेस के हार मान लेने का दावा किया है। जंग के मैदान में जाने से पहले आत्मसमर्पण की तैयारी है। कोई भी व्यक्ति जो है वो जंग के मैदान में, कोई भी फौज जंग के मैदान में जाती है तो वो जंग के मैदान में डट के जाती है। ये तो जंग के मैदान में जाने से पहले आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं, क्योंकि इनको इस बात का एहसास है, इस बात का अंदाजा है कि देश के लोगों का मूड और देश का माहौल क्या है, और इसलिए जो है वो ईवीएम के सर पे ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। अपनी नकारात्मक राजनीति और अपनी नकारात्मक सोच का आत्मचिंतन करने के बजाय ईवीएम पर ठीकरा फोड़ करके आत्मसंतुष्टि चाहते हैं। इसलिए ये शुद्ध रूप से जंग में जाने से पहले आत्मसमर्पण की तैयारी है।